नासा की सैटेलाइट ने जब थार के रेत को चीरते हुए तस्वीरें भेजी तो उसमें कुछ ऐसा दिखा जो कि किसी करंट नदी से मैच नहीं करता था। एक सूखा हुआ रिवर पाथ, जैसे किसी भूली हुई धड़कन की निशानी हो। ब्रिटिश सर्वेयर्स ने इसे अननोन ड्राई चैनल कहा, इसरो ने इसे लॉस्ट रिवर बेड और हमारे पूर्वजों ने इसे सरस्वती कहा था। वही नदी जो वेदों में महान कहलाती थी। ऋग्वेद में इसका करीब 60 बार जिक्र हुआ है और इसे इतना ग्लोरीफाई किया गया है जैसे लगता है कि मानो ये कोई नदी नहीं, कोई जीवित देवी थी। महाभारत तक में इसके किनारे युद्ध लड़े जाने के प्रमाण मिलते हैं। और अब जब सैटेलाइट इमेज, एंशिएंट टेक्स्ट और ग्राउंड सर्वे एक ही कहानी कहने लगे हैं तो सवाल उठने लगा है कि क्या सरस्वती नदी सच में बहती थी। अब जरा सोचो, एक नदी इतनी बड़ी थी कि उसे वेदों की माँ कहा गया, वो अचानक आखिर गायब कहाँ हो गई? किसी एक मानचित्र में नहीं बल्कि लोगों के कलेक्टिव मेमोरी में बसी थी एक नदी। कुछ लोग तो आज भी मानते हैं कि प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर एक इनविजिबल तीसरी धारा बहती है और वो सरस्वती ही है। लेकिन आज जमीन पर इसका कोई भी साफ निशान नहीं है, सिर्फ स्केलेटन्स बचे हैं। पुराने नदी मार्ग जिन्हें पैलियो चैनल्स कहा जाता है, कुछ जगहों पर लोग कहते हैं कि जब जमीन खुदती है तो अंदर से नमी वाले रेत और मीठा पानी निकलता है। तो क्या ये नदी अभी भी जमीन के नीचे चुपचाप बह रही है? सरस्वती को समझने के लिए सिर्फ नक्शे नहीं, इतिहास और भूगोल दोनों पढ़ने पड़ते हैं। 1893 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ओल्डहाम ने पहली बार इसके मार्ग को साइंटिफिकली डिफाइन किया, जिसे आज हम घग्गर हकरा रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं। फिर इसरो और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिसर्च तेज की और सैटेलाइट से साफ देखा कि थार रेगिस्तान के नीचे एक ड्राई रिवर बेड है जो हरियाणा से लेकर कच्छ के रण तक फैला हुआ है। मतलब ये कोई सीजनल स्ट्रीम नहीं बल्कि एक मैसिव नदी थी जो किसी जमाने में नॉर्थन इंडिया की लाइफलाइन रही होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पजल ये है कि आखिर इतनी बड़ी नदी अचानक से गायब कहाँ हो गई? इसके पीछे दो स्ट्रॉन्ग थ्योरीज हैं, एक जियोलॉजिकल और दूसरी क्लाइमेट बेस्ड। पहली थ्योरीज कहती है कि टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से यमुना और सतलुज जैसी नदियों ने अपनी दिशा बदल ली, जिससे सरस्वती की मेन सप्लाई कट हो गई। दूसरी थ्योरीज ये कहती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का पैटर्न बदल गया, हिमालय से मेल्टिंग कम हुई और धीरे धीरे ये नदी सूख गई। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि दोनों फैक्टर साथ में काम कर रहे थे और सरस्वती एक दिन में नहीं बल्कि धीरे धीरे इनविजिबल होती गई। लेकिन सिर्फ विज्ञान ही नहीं, हमारे पुराणों में भी एक एक्सप्लेनेशन मिलता है जो अदृश्यता को एक आध्यात्मिक कारण से जोड़ता है। जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना शुरू की तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो इस महाग्रंथ को बिना रुके, एक्स्ट्रा सवाल किए बिना लिख सके। तब उन्होंने भगवान गणेश से सहायता मांगी। गणेश जी मान गए, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके मुझे सुनाते रहेंगे। अगर आप भी रुक गए तो मैं भी लिखना छोड़ दूंगा। अब इतनी बड़ी कथा एक्स्ट्रा ब्रेक के बिना सुनाना आसान नहीं था, तो वेद व्यास जी ने एक उपाय किया। वो बीच बीच में बहुत कठिन श्लोक सुनाते थे ताकि गणेश जी को इसका अर्थ समझने में थोड़ा सा देरी हो और इस दौरान वो थोड़ा सा आराम या फिर ध्यान कर सकें। अब हुआ ये कि एक दिन वेद व्यास जी को तप करने के लिए कुछ क्षण चाहिए थे, तो उन्होंने सरस्वती नदी से कहा, हे सरस्वती, कृपया करके कुछ समय के लिए अपने प्रवाह को रोक दो ताकि मैं अपने मन को एकाग्र करके अगली रचनाएं स्पष्ट कर सकूं। लेकिन सरस्वती नदी अपने तेज स्वभाव के कारण नहीं मानी और अपने प्रवाह को नहीं रोका। इससे वेद व्यास क्रोधित हो गए और उन्होंने सरस्वती को एक श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने मेरे आग्रह को अनसुना किया और ज्ञान के कार्य में बाधा पहुंचाई, उसी प्रकार एक दिन लोग तुम्हें ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन तुम अदृश्य हो जाओगी। तुम्हारा प्रवाह भूमिगत हो जाएगा और बस केवल तुम्हारा स्मरण ही शेष रहेगा। लेकिन यह बस केवल जियोग्राफिकल नुकसान नहीं था, ये कल्चरल शॉक भी था, क्योंकि जिस नदी को वेदों में देवी कहा गया, वहीं हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां भी इसी के किनारे थीं। राखी घरी बानोवाली, कालीबंगन जैसी आर्कियोलॉजिकल साइट इसी लॉस्ट रिवर के आसपास पाई गई। मतलब ये नदी एग्रीकल्चर, ट्रेड, रिचुअल, सेटलमेंट सबका सेंटर थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इसे इंडस नहीं बल्कि सरस्वती सिविलाइजेशन कहने की मांग कर रहे हैं, और ये तब होता है जब इतिहास, भूगोल और संस्कृति एक ही दिशा में इशारा कर रहे हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरस्वती कभी वापस आ सकती है? तो देखो यार, इस पर काम शुरू हो चुका है। हरियाणा और हिमाचल सरकारों ने एक डैम प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन किया है ताकि सोम नदी के जरिए फ्लो दोबारा शुरू किया जा सके। कुछ के पास जियोलॉजिकल टेस्ट ने अंडरग्राउंड मॉइस्ट पैचेस और अनयूजुअल वाटर सिग्नेचर डिटेक्ट किए हैं। यानी अगर ये सब सही दिशा में ले जाया जाए तो शायद सरस्वती की धार फिर जमीन पर दिखे। सनातन धर्म में सरस्वती सिर्फ जल नहीं बल्कि ज्ञान की देवी है। इसलिए जब हम सरस्वती नदी की बात करते हैं तो हम सिमुलटेनियसली एक एनर्जी सोर्स की बात करते हैं। वो एनर्जी जो कभी ज्ञान, कला और चिंतन की नॉरिश किया करती थी। जब वो बहती थी सिविलाइजेशन ऑर्गेनाइज था और जब सूखी तब बिखर गया। इसलिए इसे पुनर्जीवित करना एक हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक कल्चरल रीअवेकनिंग भी है। जैसे किसी ध्यान में बैठा व्यक्ति हो और फिर से अब वो जागने वाला हो। अब जब हम सैटेलाइट से भूली हुई चीजें देखने लगे हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी बाकी कथाएं भी कभी रियल साबित हो सकती हैं? क्या हिमालय की गुफाओं में अभी भी कुछ एंशिएंट ट्रस्ट छुपे हुए हैं? सरस्वती का डिसअपीयर होना कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था, एक कॉस्मिक पॉज जैसे था, एक ऐसा विराम जहां
जहां मानवता और प्रकृति का कनेक्शन कट गया और जब फिर से डिस्कवरी शुरू हुई तो क्या यह उसका रिटर्न कॉल हो सकता है? आपको क्या लगता है, सरस्वती नदी दोबारा से जमीन पे बहती हुई दिख सकती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर रोज आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी।